दोस्तों स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस विथ यशवंत साध। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान के चैप्टर हम इन वीडियोज़ में पढ़ रहे हैं। इसके पहले के वीडियोज़ में हमने जो आर्थिक अवधारणाएं हैं उनके बारे में पढ़ा था कि किस तरह से कौन कौन से ऐसे शब्द हैं, इनकी शब्दावलियाँ हैं जो हमें अर्थव्यवस्था से या अर्थशास्त्र से संबंधित हमको याद रखनी है और उनको समझना है कि कहाँ कौन से शब्द का अर्थ क्या निकलता है। इसके आगे अब आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एवं नवीन प्रवृत्तियां। क्योंकि जब हमने अर्थव्यवस्था संबंधी कुछ शब्दावलियां या अवधारणाएं जो थी वो हमने देख ली हैं, इनको समझ लिया है, तो अब अगला हम आगे बढ़ते हैं। अब भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं और नवीन प्रवृत्तियाँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं और नवीन प्रवृत्तियाँ। एक बार मैं फिर आपको याद दिलाऊं, क्योंकि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। आपको बहुत आनंद आएगा पढ़ने में भी और आपको समझने में भी। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एवं नवीन प्रवृत्तियाँ। ये जो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता और नवीन प्रवृत्तियाँ हमारा जो चैप्टर है, उस चैप्टर में जो मेन पॉइंट्स हैं वो एक बार हम देख लेते हैं कि हमको इस पूरे पाठ में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में। जैसे विकसित अर्थव्यवस्था होती है, अविकसित अर्थव्यवस्था होती है और विकासशील अर्थव्यवस्था होती है। तो एक अविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की अर्थव्यवस्था किस तरह से है उसको देखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में। तो ये दोनों के अलग अलग पॉइंट्स हैं जिनको देख करके हमको लगेगा, जब हम अविकसित पढ़ेंगे तो हमको लगेगा कि वास्तव में हमारे देश की अर्थव्यवस्था अविकसित है। जब हम विकासशील अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे तो उसके कई सारे आंकड़े ऐसे आएंगे हमारे सामने जिससे हमको लगेगा कि हाँ भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है। तो उसको एक एक करके हम देखेंगे। फिर उसके बाद आएगा आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार जो नई औद्योगिक नीति लागू हुई थी उसके संबंध में, और उसमें जो मुख्य बातें हैं उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक रहेगा स्वदेशी की अवधारणा। स्वदेशी यानी हमारे देश से संबंधित जो भी उत्पाद होते हैं उनके बारे में। और अंत में इस चैप्टर का अंत होगा कौशल विकास से। तो एक एक करके हम अलग अलग वीडियोस में, अगर इस वीडियो में जितना संभव हो सकता है इतना इस वीडियो में, फिर आगे की वीडियो में हम इन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ एवं नवीन प्रवृत्तियाँ। और उसमें हम थोड़ा एक बार देख लेते हैं कुछ इसकी प्रस्तावना। भारत की आज़ादी के समय जो अर्थव्यवस्था दयनीय स्थिति में थी, जब भारत आज़ाद हुआ तो जब अंग्रेज़ यहाँ से गए और अंग्रेज़ों ने जब यहाँ के कुटीर उद्योग धंधे, जो छोटे उद्योग धंधे थे, उन सबको ख़त्म कर दिया था, जिनके ऊपर हमारे देश की मतलब जो अर्थव्यवस्था टिकी हुई थी। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय अर्थव्यवस्था दयनीय स्थिति में क्यों थी? क्योंकि अंग्रेज़ों ने यहाँ की जो मूल चीज़ें थी अर्थव्यवस्था की, जो छोटे उद्योग धंधे थे, उन सबको नष्ट कर दिया था और बड़े उद्योग धंधे थे नहीं। तो इसीलिए लिखा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था उस समय दयनीय अवस्था में थी। उसे पिछले कई दशकों में विकास हेतु किए गए प्रयत्नों के कारण इसकी प्रकृति में परिवर्तन हुआ है। तो आज़ादी के बाद पिछले कई सालों में विकास के लिए कई सारे प्रयत्न किए गए, तब जाकर के आज हम इस स्थिति में आए हैं। तो आज़ादी के समय 1947 में जो स्थिति थी और आज की स्थिति में काफ़ी अंतर है, काफ़ी क्या दिन और रात का अंतर है, क्योंकि उस समय हमारे पास कुछ भी नहीं था। अंग्रेज़ों ने इसके पहले हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था को बहुत ही ख़त्म कर दिया था। 1950 के दशक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति और विकास पद को निर्धारित किया। जैसा कि हमने देखा था इसके पिछले वाले जो वीडियोस थे, पिछले वाले पार्ट के, इसमें हमने देखा था कि 1950 में ही हमारे योजना आयोग का गठन हुआ था, ठीक है ना। तो इस योजना आयोग के बाद नियोजन के काम शुरू हुए, पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई। तो इन सभी 1950 के दशक में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिससे भारत की अर्थव्यवस्था की प्रकृति और विकास पद निर्धारित हुआ और हम विकास की ओर आगे बढ़े। 1990 के दशक में सुधार हुए, जैसे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, उन्होंने भी विशेष भूमिका निभाई। फिर 1990 का एक दशक ऐसा भी आया जिसमें नई औद्योगिक नीति का लागू करने का काम हुआ, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को लिया गया। तो स्टेप बाय स्टेप भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार हुए और नई चीज़ें आई। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था और अविकसित और विकासशील, इन दोनों का जो मिश्रण लक्षण व्यक्त करती है हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था है, अविकसित और विकासशील दोनों का।
तो जैसा मैंने इसकी स्टार्टिंग में बताया आपको कि हम अविकसित के जो लक्षण है वो भी पढ़ेंगे और विकासशील अर्थव्यवस्था के जो लक्षण है वो भी पढ़ेंगे, जिससे हमको ये समझने में भी आसानी रहेगी कि हाँ भाई इसके मिश्रित लक्षण हमारी अर्थव्यवस्था व्यक्त करती है अविकसित और विकासशील के। एक देश या क्षेत्र की वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, व्यापार, उपभोग आदि क्रियाओं से जुड़ा तंत्र अर्थव्यवस्था कहलाता है। एक और हमारे अर्थशास्त्र की अवधारणा अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो एक देश या क्षेत्र की वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी सेवाएं हैं, गुड्स एंड सर्विस, वस्तु का मतलब होता है गुड्स, सेवा यानी सर्विस। तो ये जो वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं उनका उत्पादन, व्यापार, उपभोग, इनसे संबंधित जो भी क्रियाएं हैं उन सभी क्रियाओं से जुड़ा हुआ तंत्र है वो अर्थव्यवस्था कहलाता है। और इन्हीं से जुड़ी हुई हमारी सभी क्षेत्र भी हैं, जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हमने पिछले वीडियो में देखे थे कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, है ना, ये सभी प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र जो थे, फिर तृतीयक क्षेत्र जो सेवा संबंधी था, तो ये सभी तंत्र अर्थव्यवस्था कहलाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था एक अविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में कैसे है और उसके जो पॉइंट्स हैं अलग अलग कि इसको हम अविकसित कैसे कहें। भारत की अर्थव्यवस्था अगर अविकसित अर्थव्यवस्था कहीं भी जाए या उसके क्या लक्षण हैं, तो उसके लक्षण हैं, पहला है निम्न प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय कम है। जीवन की निम्न गुणवत्ता, जो गुणवत्ता होनी चाहिए जीवन की वो कम है, निम्न स्तर की है। फिर गरीबी की समस्या है ही पूरे देश में। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, हम जानते ही हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और आधे से ज़्यादा आबादी कृषि पर निर्भर है। फिर जनआंकिकीय कारक, ऐसे कुछ आंकड़े हैं जो भी हम देखेंगे कि इन आंकड़ों की वजह से भी हम भारत की अर्थव्यवस्था को अविकसित अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। फिर बेरोज़गारी की समस्या, हमारे देश में बहुत भयंकर रूप में बेरोज़गारी की समस्या है। पिछड़ी हुई तकनीक, जो हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं वो पिछड़ी हुई है, पुरानी हो चुकी है, आधुनिक टेक्नोलॉजी है नहीं। और अन्य कुछ ऐसे गुण हैं, अन्य कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनके आधार पर हम कह सकेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था एक अविकसित अर्थव्यवस्था है। तो दोस्तों इसको एक एक करके हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत के अविकसित अर्थव्यवस्था होने के लक्षण निम्नलिखित हैं। निम्न प्रति व्यक्ति आय, पहला जो अभी अपन ने देखा था, निम्न प्रति व्यक्ति आय। विश्व बैंक के अनुसार 2015 में भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 1590 अमेरिकी डॉलर थी। हमारे देश में जितने भी लोग हैं, ये प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाला जाता है इसके पिछले पाठ में हमने पढ़ा था। जो कुल अपना आय है उसमें जनसंख्या का भाग दे देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय आ जाती है। तो हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय 1590 अमेरिकी डॉलर है। 2015 का जो आकलन हुआ विश्व बैंक का, वर्ल्ड बैंक का, तो उसके अनुसार 1590 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति आय है, जो बहुत कम है। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय में भारत का स्थान विश्व में 170वां है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस मामले में हम विश्व के सभी देशों में 170वें स्थान पर आते हैं प्रति व्यक्ति आय में। और ये ज़्यादा पुराना आंकड़ा भी नहीं है, 2015 के जो आकलन है विश्व बैंक का उसके अनुसार हम विश्व में 170वें स्थान पर आते हैं प्रति व्यक्ति आय में। भारत की प्रति व्यक्ति सकल आय विकसित देशों से तो कम है ही, परंतु चीन और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों की तुलना में भी कम है। जब हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो यहाँ पर ये बात हमको जान लेनी चाहिए कि हमारा पड़ोसी देश, छोटा सा देश है श्रीलंका, चलो चीन की अपन बात नहीं भी करें, पर श्रीलंका से भी हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है वो कम है। तो चीन और श्रीलंका से भी हमारी प्रति व्यक्ति आय कम है। जीवन की निम्न गुणवत्ता, जीवन में जो चीज़ें होनी चाहिए उस जीवन को सही, सुखद, खुशहाल बनाने के लिए वो चीज़ें नहीं हैं। जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य, दो मेन चीज़ें होती है किसी भी जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, गुणवत्ता युक्त बनाने के लिए। अगर वहाँ की जनता शिक्षित है, वहाँ की जनता स्वस्थ है, तो ये जीवन की गुणवत्ता बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य जीवन की गुणवत्ता के दो सबसे प्रभावी निर्धारक और संकेतक हैं। जीवन की गुणवत्ता के सबसे प्रभावी निर्धारक या संकेतक कौन से हैं, तो वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। और शिक्षा और स्वास्थ्य जिस देश का, जिस गांव का या जिस घर का बहुत अच्छा होगा, हम ये देखते भी हैं, हमारे निजी जीवन में भी ये चीज़ें कई बार हमारे सामने आती हैं कि जिस परिवार में लोग शिक्षित हैं, जिस परिवार में लोग स्वस्थ हैं, तो उनकी जीवन की गुणवत्ता कुछ और ही होती है। और जिस परिवार में लोग अशिक्षित हैं, जिनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है,
तो उनकी गुणवत्ता भी हम देखते ही हैं। तो हमारे देश में शिक्षा और स्वास्थ्य में हम थोड़े नीचे हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था है वो अविकसित अर्थव्यवस्था है। इनके अभाव में आय अर्थहीन हो जाती है। हम कितना भी रुपया पैसा कमा लें या देश की कितनी भी राष्ट्रीय आय हो जाए, पर अगर शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं है तो ये आय अर्थहीन है। अब इसको ऐसे समझेंगे हम, जैसे एक परिवार में 1 लाख रुपया महीना का कमा लेते हैं, लेकिन उस परिवार के लोग शिक्षित नहीं हैं और उस परिवार में स्वास्थ्य नहीं है, सभी का ठीक नहीं है, तो वो 1 लाख रुपये 1 या 2 दिन में ऐसे चले जाएंगे जैसे आए ही नहीं। पर अगर उस परिवार के लोग शिक्षित हैं, स्वस्थ हैं, तो उन 1 लाख का 2 लाख भी हो सकते हैं। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य जो प्रभावी निर्धारक हैं जीवन की गुणवत्ता के। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74.04% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार जो हमारे देश की साक्षरता दर है वो 74.04% है। अभी साक्षरता की बात हो रही है ना। साक्षरता के लिए हमने देखा था कि जो पढ़ लिख सकता है, 7 वर्ष की आयु का कोई बालक है, वो पढ़ लिख सकता है, समझ सकता है उस जो लिखा हुआ है, तो वो साक्षर है। तो यहाँ पर साक्षरता दर है ये तो केवल। फिर हम समझ की बात करेंगे, बौद्धिक क्षमता की बात करेंगे, वो तो बहुत दूर की बात होती है। केवल साक्षरता में भी हम 74.04% है 2011 की जनगणना के अनुसार। स्वास्थ्य स्तर को जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से मापा जाता है, और ये जीवन प्रत्याशा क्या होती है वो भी हमने पिछले पाठ में पढ़ा था। फिर से मैं बता दूं आपको, जीवन प्रत्याशा का मतलब ये होता है कि जैसे देश में जितने भी व्यक्ति हैं, कोई 100 साल जीता है, कोई 50 साल जीता है, कोई 60 साल जीता है, कोई 40 साल जीता, तो इस तरह से जिस उम्र में व्यक्तियों की मृत्यु होती है उसका एक औसत निकाला जाता है कि उस देश में मरने वालों की औसत कितनी है या उनकी उम्र कितनी रही। तो उस औसत को जब निकाला जाता है तो वो विश्व बैंक के अनुसार 2014 में भारत की जो जीवन प्रत्याशा है वो 68 वर्ष है। ओवरऑल देखा जाए तो 68 वर्ष, जो कि अन्य देशों से काफ़ी कम है। अन्य देशों के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा जीते हैं औसतन। जैसे जीवन प्रत्याशा जापान और चीन की तुलना में बहुत कम है। जापान के लोग और चीन के लोग की जीवन प्रत्याशा अधिक है, वो अधिक समय तक जीते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो स्वास्थ्य के मामले में कहीं ना कहीं हमसे आगे हैं। अतः शिक्षा और स्वास्थ्य का निम्न स्तर हमारी अर्थव्यवस्था का अविकसित रूप व्यक्त करता है। जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि हम इसके एक एक पॉइंट्स को अलग अलग देखेंगे और आपको लगेगा कि हाँ, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है वो अविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में है। पर इसको ऐसे ही नहीं समझ लेना, क्योंकि हम अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम ये भी देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में है, परंतु वर्तमान में या अभी हम पढ़ रहे हैं केवल अविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में। तो हमने 2 पॉइंट देखे अभी, निम्न प्रति व्यक्ति आय और जीवन की निम्न गुणवत्ता, जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था है वो अविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में है। अगला पॉइंट है गरीबी की समस्या। सभी जानते हैं कि देश में गरीबी की स्थिति क्या है। गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में भी असफल हो जाता है। बुनियादी आवश्यकताएं, जो उसकी ज़रूरतें हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इनको भी व्यक्ति अगर पूरा नहीं कर पाता है तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये गरीब है। तो बुनियादी आवश्यकताएं, जैसे एक फिल्म आई थी, इसका नाम था रोटी, कपड़ा और मकान। तो ये जो मूलभूत आवश्यकताएं 3 हैं, भोजन, रोटी और कपड़ा यानी पहनने को वस्त्र, और मकान, रहने के लिए एक मकान। ये 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिनके बिना व्यक्ति का जीवन असंभव है। तो इन मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में भी अगर व्यक्ति असफल हो जाता है तो उसको कहेंगे हम गरीब। ये गरीबी की परिभाषा। सुरेश तेंदुलकर के अनुमान के अनुसार वर्ष 2011-12 में भारत में 21.92% लोग गरीब थे, जो मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते। इतने लोग हैं 21.92%। आप समझ सकते हैं कि जब हम विकास की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो 2011-12 के अनुसार एक समिति बनी थी, सुरेश तेंदुलकर समिति, और उसके अनुसार हमारे देश में 21.92% लोग गरीब थे, जो मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाए। हमारे देश में विकास के लाभ समाज के निम्न और कमज़ोर वर्गों तक नहीं पहुंच पाए। हम कितनी भी योजनाएं बना ली हमने, या 1947 के बाद कितना भी काम कर लिया, परंतु आज भी अगर इतने लोग गरीब हैं तो इसका मतलब यही होता है कि जो विकास के लाभ थे वो समाज के अंतिम जो वर्ग है, कमज़ोर वर्ग है, निम्न वर्ग है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। इसीलिए वो बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाए।
निर्धनता की समस्या के रहते कोई भी राष्ट्र पिछड़ेपन से बाहर नहीं आ सकता। किसी भी देश में अगर गरीबी है, निर्धनता है, तो वो देश कभी भी पिछड़ेपन से बाहर नहीं आ सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? अविकसित अर्थव्यवस्था है। तो गरीबी की समस्या एक और। अगला है कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। ये भी हमने पहले देख लिया है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और आधे से ज़्यादा लोग खेती पर निर्भर हैं, और खेती हमारे अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में अभी भी हम प्राथमिक क्षेत्र में हैं, तो लोग तो चतुर्थक व्यवसाय, चतुर्थक क्षेत्र तक पहुंच गए। आज अमेरिका की, जापान की बात करें तो वो चतुर्थक व्यवसाय में आ गए, जिनके बारे में हम जानते भी नहीं। हम तो इस कक्षा का जो सिलेबस है उसके अनुसार हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में ही उलझे हुए, और हम पढ़ रहे हैं तृतीयक तक, परंतु हमारे देश की आधे से ज़्यादा जो जनसंख्या है वो प्राथमिक स्तर पर ही लगी हुई है। अर्थव्यवस्था का विकास होने पर कृषि की अपेक्षा उद्योग और सेवा क्षेत्र पर निर्भरता में वृद्धि होती है। जैसे ही अर्थव्यवस्था का विकास होता है तो जो निर्भरता है वो कृषि की अपेक्षा यानी प्राथमिक क्षेत्र की अपेक्षा उद्योग यानी द्वितीय क्षेत्र, और सेवा क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र, तो प्राथमिक से द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र पर निर्भरता में वृद्धि होती है। जब अर्थव्यवस्था का विकास होता है तो जो जनसंख्या है या जो जनमानस है वो प्राथमिक की अपेक्षा द्वितीयक, और द्वितीयक से अपेक्षा तृतीयक, और फिर और आगे बढ़ते हैं तो तृतीयक से चतुर्थक, और ऐसे तो फिर और आगे बढ़ने का बहुत सारे चांस हैं, पर हम अभी तक प्राथमिक पे ही अटके हुए हैं। स्वतंत्रता के समय लगभग 72% जनसंख्या और वर्तमान में 49% जनसंख्या, आज़ादी के समय हमारे देश की 72% जनसंख्या खेती में लगी हुई थी, और वर्तमान में 49%, आधी जनसंख्या कृषि और सहायक क्षेत्र के ऊपर निर्भर है। हालांकि ये आंकड़ा कम हुआ है, 72 से हम 49 तक आ गए, और आने वाले समय में हो सकता है और आगे इसमें प्राथमिक क्षेत्र में कमी हो और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में आगे हम बढ़े। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता भी अर्थव्यवस्था का अविकसित रूप है। तो हम खेती पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं, वो भी अर्थव्यवस्था का अविकसित रूप है। अब इसको ये मत समझ लेना कि हम खेती पर निर्भर नहीं रहेंगे तो खाएंगे क्या। ये हमने उसके पहले की वीडियो में देखा है कि खेती पर निर्भरता का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या उस कृषि पर लगी हुई होती है, तो लाभ वही होना है या मुनाफा वही होना है, पर अगर कम लोग उसी काम को करें और वही लाभ हो, तो जो एक्स्ट्रा लोग उसमें लगे हुए हैं जो किसी और क्षेत्र में काम करें तो इससे हमको फ़ायदा ही होगा, क्योंकि वो जो द्वितीयक और तृतीयक में अगर वो जाएंगे तो कृषि पर, तो कृषि में जो हमारी उत्पादन हो रहा है वो तो वही रहेगा, और उल्टा हम टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे तो और कृषि में उत्पादन बढ़ेगा। तो जहाँ ज़्यादा लोग लगे हुए हैं उनकी बात है कृषि पर निर्भरता का मतलब ये। कृषि पर निर्भर नहीं रहेंगे तो हमको खाना तो पड़ेगा ना। तो ये इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम खेती पर निर्भर ना रहें। खेती बहुत ज़रूरी है भोजन के लिए, परंतु जो लोगों की संख्या उस व्यवसाय में लगी हुई है प्राथमिक क्षेत्र में, उस संख्या को कम करना है। वो संख्या द्वितीयक और तृतीयक में जाए और कृषि का जो उत्पादन है वो उतना ही रहे या उससे भी अधिक हो, कहने का अर्थ ये है। ओके, तो अभी हम कृषि पर अत्यधिक निर्भर हैं, ये भी अविकसित अर्थव्यवस्था का ही एक रूप है। चलिए, हमने 4 पॉइंट पढ़े। अगला 5वां है जनआंकिकीय कारक। ये कुछ आंकड़े हैं जो बताते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था अविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में है। मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक और सांख्यिकीय अध्ययन जनआंकिकी कहलाता है। मनुष्य की जो जनसंख्या है, किसी देश की जो जनसंख्या है, वो उसका वैज्ञानिक और सांख्यिकीय आकलन, अब अलग अलग आंकड़े हर क्षेत्र के देखे जाते हैं, तो उन जो सांख्यिकीय अध्ययन या वैज्ञानिक तौर पर अध्ययन है वो जनआंकिकी कहलाता है। भारत में जन्म दर, मातृ मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर, ठीक है, जन्म दर, मातृ मृत्यु दर यानी माताओं के मरने की संख्या, बाल मृत्यु दर बच्चों के मरने की संख्या, शिशु मृत्यु दर यानी जो जन्म लेते हैं तुरंत उनके मरने की दर, और जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या के बढ़ने की, ये सभी उच्च है। ये आप आगे की कक्षाओं में जब पढ़ेंगे तो ये आप देखेंगे कि ये अगर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च है तो वो कौन सी अवस्था है, फिर जन्म दर कम और मृत्यु दर उच्च, वो कौन सी अवस्था है, फिर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बराबर, फिर वो कौन सी अवस्था है, और जन्म दर कम और मृत्यु दर अधिक, वो कौन सी अवस्था है, और फिर इसके बाद दोनों ही कम, जन्म दर भी कम और मृत्यु दर कम, ये कौन सी अवस्था है। तो ये अलग अलग अवस्था होती है।
परंतु वर्तमान में हमको यही समझना है कि हमारे देश में जन्म दर, मातृ मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और जनसंख्या की वृद्धि दर ये सभी उच्च अवस्था में है। 2001 से 2011 तक में भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर 17.64% रही। हमारे देश की जनसंख्या वृद्धि दर, ये ज़्यादा पुराना आंकड़ा नहीं है, 2001 से 2011 की बात है। अभी 2021 की जनगणना नहीं हो पाई ये विश्व महामारी की वजह से, वरना उसका आंकड़ा भी हमारे पास उपलब्ध होता। तो उस समय 2001 से 2011 के जो 10 साल थे उस समय जनसंख्या वृद्धि दर 17.64% रही। यह वृद्धि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की कुल जनसंख्या के लगभग बराबर है। इसलिए आपने कहीं सुना भी होगा कि हम प्रत्येक 10 वर्ष में एक ऑस्ट्रेलिया को पैदा कर लेते हैं। हमारी जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो इतनी है जितनी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है। अगली अविकसित अर्थव्यवस्था का जो रूप है या उसका जो लक्षण है वो है बेरोज़गारी की समस्या। आप सभी जानते हैं, आप सब पढ़ रहे हैं, आपके भाई बहन भी पढ़ रहे होंगे और घर परिवार में या मोहल्ले में आस पड़ोस में ये बातें आप सुनते ही होंगे कि कितनी बेरोज़गारी है। अविकसित राष्ट्रों का एक मुख्य लक्षण संरचनात्मक तथा छिपी हुई बेरोज़गारी की समस्या है। अब ये जो बेरोज़गारी के प्रकार हैं वो हम आगे के जो वीडियो है उसमें ज़रूर देखेंगे, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ आप सब्सक्राइब वीडियोस को ज़रूर कर लें मेरे चैनल को, ताकि आपको आने वाले वीडियो में इनकी जानकारी मिले। तो हमारे देश में या अविकसित राष्ट्रों में ये जो बेरोज़गारी के प्रकार हैं, संरचनात्मक और छिपी हुई बेरोज़गारी, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। जहाँ जहाँ भी संरचनात्मक और छिपी हुई बेरोज़गारी होती है, इसका अर्थ होता है कि वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है, अविकसित अर्थव्यवस्था है। विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले संरचनात्मक परिवर्तनों के कारण, विभिन्न क्षेत्र अब यहाँ पर कौन कौन से, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले संरचनात्मक परिवर्तन के कारण, संरचनात्मक परिवर्तन यानी कि वहाँ पर किसका उत्पादन कम है, किसका ज़्यादा है, कहाँ पर लोग ज़्यादा जुड़े हुए हैं, कहाँ पर कम जुड़े हुए हैं, ये संरचनात्मक परिवर्तन। तो इसके कारण मांग की संरचना भी परिवर्तित हो जाती है। तो जहाँ जहाँ भी मांग की संरचना बदलती है, यानी जहाँ प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद हैं उसकी मांग, या द्वितीय क्षेत्र के उत्पाद हैं उसकी मांग, या तृतीय क्षेत्र के उत्पाद हैं उसकी मांग, तो ये बदलती रहती है, जिससे मांग और पूर्ति में असंतुलन हो जाता है। और इससे जो मांग और पूर्ति है वहाँ असंतुलन हो जाता है, कभी किसकी डिमांड ज़्यादा हो जाए, कभी किसकी, और हर एक क्षेत्र में ये परिवर्तन होता रहता है। जैसे आज की तारीख में हम ये देख लें तो आज की तारीख में हमारे प्राथमिक क्षेत्र की जो मांग है वो बहुत कम है, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की मांग बहुत ज़्यादा है। तो प्राथमिक क्षेत्र की मांग कम है, जिसकी वजह से भी हम ये देख सकते हैं कि वहाँ बेरोज़गारी, ये छिपी हुई बेरोज़गारी होती है, वो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती है, जिसको हम आगे भी और डिटेल में पढ़ेंगे। इसी प्रकार भारत की कृषि पर अत्यधिक निर्भरता और उद्योग और सेवा क्षेत्र के धीमे विकास से छिपी हुई बेरोज़गारी का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए हमारे देश में जब भारत में कृषि पर अत्यधिक निर्भरता और कृषि में ही ये छिपी हुई बेरोज़गारी होती है, और उद्योग और सेवा क्षेत्र का धीमा विकास, और उद्योग और सेवा क्षेत्र यानी द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का धीमा विकास हो रहा है, जिसकी वजह से हमें ये छिपी हुई और संरचनात्मक बेरोज़गारी का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार बेरोज़गारी भी की समस्या भी अर्थव्यवस्था के अविकसित रूप का द्योतक है। ये एक समस्या है, ये भी एक लक्षण है अविकसित अर्थव्यवस्था का। भारतीय अर्थव्यवस्था का अविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में एक और लक्षण पिछड़ी हुई तकनीक। हमारी जो टेक्नोलॉजी है उस मामले में हम बहुत पीछे हैं। आधुनिक तकनीकी के अभाव में उत्पादकता का स्तर निम्न बना रहता है। अगर टेक्नोलॉजी हमारी पिछड़ी हुई है तो जो हम प्रोडक्शन चाहते हैं, उत्पादन जो हम चाहते हैं, उसका स्तर निम्न बना रहता है। अगर हम आधुनिक तकनीक अपनाते हैं, नई टेक्नोलॉजी अपनाते हैं, तो उत्पादकता का स्तर है वो बढ़ जाएगा। तो आधुनिक तकनीक का अभाव है हमारे यहाँ। हम पहले मानते थे कि प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता से विकास होता है। पहले हमारा ये मानना था कि जितने प्राकृतिक संसाधन होंगे उतना विकास होगा। तो हमारे देश में तो प्राकृतिक संसाधन बहुत हैं, चाहे वो मानवीय संसाधन कहें या खनन के संसाधन कहें या जो भी। परंतु जापान के तीव्र विकास ने तकनीकी योगदान को सिद्ध कर दिया। जापान के पास प्राकृतिक संसाधन नहीं है, फिर भी वहाँ का जो तीव्र विकास है उसने ये सिद्ध कर दिया कि तकनीकी अगर आपके पास है
तो आपका विकास बहुत अच्छा होगा, आपका उत्पादकता का स्तर बहुत बढ़ेगा। ठीक है, एक और उदाहरण आपको मैं बताना चाहूँगा। इज़राइल जो एक देश है जहाँ नदियाँ नहीं है, और वो उनका उत्पादन आप कभी इन्हीं अपने वीडियोस में देखो यूट्यूब पर या कहीं और, तो आप आश्चर्य करेंगे कि वहाँ पर लोग उसको किस तरह से उत्पादित करते हैं और कहाँ छतों पर कहाँ सब्जियाँ उगाते हैं, उस ज़मीन नहीं होने के बावजूद भी कैसे कैसे करते हैं। और हमारे पास ज़मीन, पानी, ये सब उपलब्धता होने के बावजूद भी हम इतना कुछ नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारी तकनीक का अभाव है जो हम पीछे हैं, या हमारी उत्पादकता का स्तर निम्न बना है। शोध, अनुसंधान और तकनीकी विकास को ज़्यादा महत्व नहीं मिल पाने के कारण भारत तकनीकी दृष्टि से अविकसित है। शोध, अनुसंधान और तकनीकी विकास को ज़्यादा महत्व नहीं मिल पाने के कारण भारत तकनीकी दृष्टि से अविकसित है। ठीक है, यहाँ पर अविकसित समझना है इसको, विकसित नहीं है, तकनीकी दृष्टि से अविकसित है। चलिए अन्य विशेषताएं देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की अविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यह नाम पहले भी आया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम याद आया इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में। अब आप इसको पहले वाले वीडियो को भी ज़रूर देखना, जहाँ पर ये आपको पता चलेगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कब आया, फिर उसके चलाने वाले कौन थे, ये सब चीज़ें अपन ने पहले के वीडियोस में देखी है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार किए गए मानव विकास सूचकांक में वर्ष 2015 की रिपोर्ट में भारत का स्थान 130वां रहा। मानव विकास सूचकांक की जो रिपोर्ट थी उसमें भारत का स्थान 130वां रहा। ये पॉइंट हमने पहले वाले पार्ट में पढ़ा है। मैंने उसके पहले भी कई बार कहा है कि हम जब कभी भी कोई पार्ट पढ़े तो उसका कहीं ना कहीं अंतर संबंध होता है इसके पिछले पाठों से। तो ये मानव विकास सूचकांक के बारे में हमने इसके पिछले पाठ में पढ़ा था, जहाँ पर 2015 की रिपोर्ट में भारत का स्थान 130वां है, जबकि पड़ोसी देश चीन का 90वां और श्रीलंका का 73वां स्थान है। मानव विकास सूचकांक में श्रीलंका 73वें स्थान पर है और हमारा पड़ोसी देश चीन है वो 90 के स्थान पर है और हम 130 वाले स्थान पर हैं। तो कह सकते हैं हम हमारी अर्थव्यवस्था किस रूप में है, अविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में है। इसके अलावा भारत में आय तथा धन का वितरण भी बहुत अधिक असमानतापूर्ण है। ये तो सब जानते हैं, कोई महीने के 10 लाख कमाता है, कोई महीने के 10,000 और कोई महीने के 500 भी नहीं। तो ये आय और धन का वितरण बहुत अधिक असमानतापूर्ण है और सामाजिक संरचना में अनेक असमानताएं। और सामाजिक तौर पर भी हम देखें तो हमारे यहाँ जो जातीय व्यवस्था है, जो निम्न तबका है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो सामाजिक संरचना में भी असमानताएं हैं, आय और धन के वितरण में भी असमानताएं हैं। ये भी एक अविकसित अर्थव्यवस्था का रूप है। यहाँ लिंग के आधार पर असमानता है। सभी जानते हैं कि हमारा देश पुरुष प्रधान समाज वाला है। वैसे हम कहते बहुत हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, पर अगर व्यवहारिकता में देखा जाए तो हम अपने घर में, परिवार में, समाज में देख सकते हैं कि महिलाओं का स्थान कैसा है और पुरुषों का स्थान कैसा है। कहने में हम कहते हैं कि नारी है वो शक्ति का रूप है, नारी ऐसा है वैसा है, परंतु फिर भी लिंग के आधार पर काफ़ी असमानताएं हैं। और शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाओं की उपलब्धता में भी भारी विषमता है, जो कि मानवीय विकास के लिए इम्पोर्टेंट है, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो उसकी सेवा में भी जो बहुत ज़्यादा विषमता है, सभी के लिए उतनी उच्च क्वालिटी की शिक्षा और उच्च क्वालिटी का स्वास्थ्य सभी को उपलब्ध नहीं है। आज भी हम देखें तो ये सब चीज़ें नहीं है, आज़ादी के इतने सालों बाद भी। तो ये भी एक कारण है भारत की अविकसित अर्थव्यवस्था का रूप में। उन सेवाओं और वस्तुओं की उपलब्धता जो अर्थव्यवस्था की कार्य पद्धति को सुगम बनाते हैं वह आधार संरचना है। देखिए आधार संरचना फिर आया, अगर आपने ध्यान से इसके पिछले के वीडियो देखे होंगे तो आधार संरचना पहले हमने पढ़ी है। उन सेवाओं और वस्तुओं की उपलब्धता जो अर्थव्यवस्था की कार्य पद्धति को सुगम बनाते हैं वह आधार संरचना है, जिनकी कमी भारत में बहुत है। आधार संरचना की कमी भारत में बहुत है, जैसे सड़क, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा और बैंकिंग। इन चीज़ों की कमी है, जिसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था किस रूप में है, अविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो एक बार हम फिर से इन सभी पॉइंट्स को देख लें जो हमने इस आज की वीडियो में देखे। भारतीय अर्थव्यवस्था एक अविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में है। उसके कुछ कारण
निम्न प्रति व्यक्ति आय, जीवन की निम्न गुणवत्ता, गरीबी की समस्या, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, जनसांख्यिकीय कारक, बेरोजगारी की समस्या, पिछड़ी हुई तकनीक और अन्य विशेषताएं, इन सब कारणों से हम कह सकते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था अविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये वीडियो की स्क्रीन के जस्ट नीचे लाल अक्षरों में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसको आप टिक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसके बाद वाले वीडियो आपको तुरंत समय पर मिल जाएं और आपका अध्ययन सुचारू रूप से चलता रहे। धन्यवाद।